गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में आपकी जो इकोलॉजी वाली यूनिट चल रही है उसके चैप्टर नंबर 16 में एकीकृत जैविक कृषि का जो एक केस अध्ययन दिया गया था हरियाणा के सोनीपत शहर में, वहाँ तक की कहानी बच्चों अपन पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट या रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट या रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। अब देखो बच्चों थीम क्या है, ध्यान से समझना। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। बच्चों नाभिकीय ऊर्जा को प्रारंभ में विद्युत उत्पादन हेतु गैर प्रदूषक तरीका माना जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए गैर प्रदूषक तरीका माना जाता था। किसको बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा को। लेकिन बाद में पता चला कि ये नाभिकीय ऊर्जा है, इस नाभिकीय ऊर्जा से भी रेडियो सक्रिय प्रदूषक मुक्त होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करके नुकसान पहुंचाते हैं। अब बच्चों ये नाभिकीय ऊर्जा इसको यूज ले रहे हैं, इसको यूज ले रहे हैं किस काम के लिए? विद्युत उत्पादन के लिए। लेकिन इस नाभिकीय ऊर्जा को यूज में लेने पर दो बच्चों संभावित खतरे हो सकते हैं। दो संभावित खतरे हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तो खतरा क्या है? रेडियो सक्रिय विकिरणों या पदार्थों का आकस्मिक रिसाव। रेडियो सक्रिय विकिरणों या पदार्थों का आकस्मिक रिसाव जैसा हुआ भी था 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल। ये जो घटनाएं, ये जो त्रासदियां हुई थी, ये जो दुर्घटनाएं हुई थी, ये बच्चों किस वजह से हुई थी? रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से ही हुई थी। तो एक सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि साहब कोई आकस्मिक जो रिसाव है वो हो सकता है। और दूसरा जो है बच्चों वो है रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का निपटान या निस्तारण। साहब इस न्यूक्लियर एनर्जी को जब काम में लिया जाएगा तो उससे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उस रेडियो एक्टिव वेस्ट का निपटान या निस्तारण किस प्रकार से किया जाएगा, ये दो बच्चों मूल समस्याएं हैं। अब देखो दिक्कत क्या है कि जो ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होती है बच्चों, ये तीव्र ऊर्जा वाली होती है, तीव्र ऊर्जा वाली होती है। और इनकी वजह से बच्चों क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो सकता है। अगर
रेडियो एक्टिव रेडिएशन की डोज या मात्रा अधिक हो तो बच्चों ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन घातक या जानलेवा हो सकती है। और इसकी जो कम मात्रा है, इस कम मात्रा से उत्पन्न होते हैं विकार, डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न होने वाले विकारों में जो सबसे सामान्य विकार है, वो सबसे सामान्य विकार बच्चों क्या है? कैंसर। ठीक है, तो शुरू में तो क्या माना जा रहा था कि साहब जो न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है, वो प्रदूषण रहित तरीका है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का। लेकिन बाद में पता चला कि इस न्यूक्लियर एनर्जी से तो रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो नुकसानदायक हो सकते हैं। अब इन चीज़ों को यूज में लेने से क्या समस्याएं आती है, क्या नुकसान हो सकते हैं? ठीक है, एक तो नुकसान ये हो गया कि साहब जो रेडियो सक्रिय पदार्थ विकिरणें हैं उनका आकस्मिक रिसाव हो सकता है, जैसा 3 माइल आइलैंड, चेरेनोबिल घटनाओं इनमें देखने को मिला। और दूसरी चीज क्या है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, उसका निपटान किस तरीके से किया जाए। अपन जानते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होती है ये ज़्यादा एनर्जी वाली होती है और उत्परिवर्तन उत्पन्न करती है। अब अगर इनकी डोज या मात्रा ज़्यादा रह जाए तो ये घातक या जानलेवा भी हो सकती है, और मात्रा अगर कम रह जाए तो इसके द्वारा कई विकार भी उत्पन्न होते हैं, जिनमें सबसे सामान्य विकार है बच्चों कैंसर। अब निपटान क्या किया जाए? तो बच्चों इसके निपटान का एक तरीका अपनाया गया कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उनको कवचित पात्रों में ऐसे कंटेनर बनाए जाएं जो कि बंद हों। रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है उनको कवचित पात्रों में चट्टानों के नीचे जमीन में 500 मीटर से अधिक गहराई में दबाया जाए। कुछ ऐसे पात्र लिए जाएं जिनसे ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर ना आ पाए। ऐसे पात्रों में रखा जाए रेडियो सक्रिय वेस्ट को, और गहराई में पृथ्वी में 500 मीटर या उससे अधिक चट्टानों के नीचे इसको दबा दिया जाए। हालांकि ये तरीका काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन इस तरीके का भी कई लोगों के द्वारा भयंकर विरोध किया गया था कि इस प्रकार के निपटान से भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये बच्चों रेडियो एक्टिव वेस्ट वाली जो कहानी अपनी बुक के अंदर दी हुई है वो बच्चों कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बिंदु जो अपने को पढ़ना है इस चैप्टर का वो है बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। दोनों चीजें बच्चों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इनके बारे में अब अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, हरित ग्रह प्रभाव तथा वैश्विक ऊष्मायन, हरित ग्रह प्रभाव तथा वैश्विक ऊष्मायन। अब देखो बच्चों ये जो शब्द है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीन हाउस या पौध घर से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीन हाउस या पौध घर से हुई है। अब ये ग्रीन हाउस या पौध घर क्या होता है बच्चों? ये कांच से निर्मित छोटा स्थान होता है जिसमें शीत ऋतु में प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। कांच से निर्मित छोटा सा घर होता है जिसमें शीत ऋतु में प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। ऐसे अपन बच्चों इमेजिन कर सकते हैं, ये मान लो जैसे कांच से बना हुआ छोटा सा घर है और इसके अंदर
ये ऐसी स्थिति अपन मान सकते हैं। ये ग्लास हाउस, कांच से बना घर मान सकते हैं। ठीक है, तो सर्दी की ऋतु में प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए इस कांच से बने हुए छोटे से घर के अंदर रखा जाता है। अब बच्चों क्या करता है ये, अपन जानते हैं प्रकाश व ताप, प्रकाश व ताप दोनों का ही स्रोत क्या है बच्चों, सूर्य। प्रकाश व ताप दोनों का ही स्रोत क्या है, सूर्य। अब जो ये कांच से बना हुआ घर होता है, कांच से बना हुआ जो ये घर होता है, ये घर बच्चों सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देता है, सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये कांच से बना हुआ घर ताप को बाहर नहीं जाने देता है। आ रही बात समझ में भाई, इसका कांच सा घर है, उससे सूर्य का प्रकाश अंदर आ जाएगा जिससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन ये कांच के पैनल से तापमान को बाहर नहीं जाने देता। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बच्चों प्लांट की क्या होगी, भाई सर्दी में टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान बढ़ जाएगा तो प्लांट की क्या होगी बच्चों, ग्रोथ होगी। ठीक है, अब ऐसी की ऐसी चीज देखने को मिलती है कार में। अभी जैसे मान लो एक कार है जिसके शीशे बंद हैं, वो धूप में जैसे पार्क की हुई है, तो वो सूर्य का जो प्रकाश होगा वो ग्लास से, खिड़कियों के कांच से अंदर चला जाएगा, अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बाहर जैसे आ नहीं पाएगा, तो वो कांच जो होती है वो अंदर से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है बच्चों, गर्म हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा गर्म होने का काम अपनी पृथ्वी के साथ में भी हो रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, लेकिन रेडिएशन बच्चों बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे अपनी पृथ्वी की सतह और जो उसका निम्नतर वायुमंडल है वो लगातार बच्चों क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। उसी चीज को अपन क्या कहेंगे, वैश्विक ऊष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग। इसको अपन आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ये प्रभाव बच्चों एक प्राकृतिक घटना है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह तथा निम्नतर वायुमंडल गर्म हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह तथा निम्नतर वायुमंडल क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब ध्यान दो बच्चों, इस ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से गत शताब्दी में हमारी पृथ्वी का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पिछली शताब्दी में पृथ्वी का जो तापमान है वो बच्चों 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। और इसमें से मैक्सिमम बढ़ोतरी पिछले 3 दशकों 30 वर्षों में ही हुई है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक घटना है। अभी अगर अपन बात करें, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, ध्यान दो बच्चों, अपनी पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। अपनी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगभग कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, पृथ्वी की सतह निम्नतर वायुमंडल गर्म नहीं होते, तो अपनी पृथ्वी का तापमान 0 से नीचे -18 डिग्री सेल्सियस होता।
तो इस प्रकार से बच्चों ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है, फायदेमंद भी हो जाता है कि इसकी वजह से अपनी धरती थोड़ी गर्म बनी हुई है। सतह का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास औसत तापमान। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही नहीं होता तो बच्चों अपनी पृथ्वी का तापमान शून्य से काफी नीचे -18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इतने कम तापमान पर सामान्य जनजीवन की बच्चों अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपन समझें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए अपने को यह देखना पड़ेगा कि साहब जो ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सौर विकिरण आ रही है, इसका निम्नतर वायुमंडल में इस सौर विकिरण का होता क्या है। ठीक है, ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण है इनका निम्नतर वायुमंडल में होता क्या है। इस चीज का बच्चों अपन अब अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, ये अपन जैसे मान सकते हैं पृथ्वी, ठीक है, ये जैसे मान लो पृथ्वी का धरातल मान लो, और ये ग्रीन हाउस गैसों से बना हुआ ये मान लो बच्चों निम्नतर वायुमंडल। ऐसे मान लो कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उस पृथ्वी के निम्नतर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का आवरण है। ये आगे समझाऊंगा मैं ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। अब अभी होता क्या है ध्यान देंगे, सूर्य की जो सौर विकिरण है, सूर्य की जो सौर विकिरण है इनका लगभग 1/4 भाग, सूर्य की सौर विकिरणों का लगभग 1/4 भाग, 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग बादलों तथा गैसों द्वारा क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। 1/4 भाग तो लगभग बादलों तथा गैसों द्वारा परावर्तित हो जाता है। और इस सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग, लगभग 1/4 भाग
वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वायुमंडलीय गैसों के द्वारा, तो ऐसे मान लो कि जो कुल आपतित सौर विकिरण है उसका 1/4 भाग तो बादलों के द्वारा परावर्तित कर दिया गया, 1/4 भाग वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। तो लगभग 50% भाग ही पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। 50% जो भाग होता है, ये अपन जो इसकी बात कर रहे हैं ना, सन से ये रेडिएशन पृथ्वी के धरातल तक पहुंच रही है, 50% भाग ही पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है और सतह को गर्म करता है, सतह को गर्म करता है। अवरक्त विकिरणें सतह के द्वारा मुक्त की जाती है। अवरक्त जो विकिरण होती है वो बच्चों सतह के द्वारा क्या की जाती है, मुक्त की जाती है। ऐसे मान लो अवरक्त विकिरणों का कुछ भाग परावर्तित होकर लौट जाता है। अब ध्यान से समझेंगे, यहीं पर काम की बात है। देखो पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह अवरक्त विकिरणों IR, पृथ्वी की सतह अवरक्त विकिरणों के रूप में ऊष्मा, हीट का उत्सर्जन करती है। ये जो चीज अपने को दिख रही है, देखो आने वाली ये सौर विकिरण है और ये जो पोर्शन पृथ्वी की सतह से रिलीज होता हुआ दिख रहा है, ये पोर्शन बच्चों किस रूप में है, इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरणों के रूप में। तो पृथ्वी की सतह अवरक्त विकिरणों के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जन करती। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इन अवरक्त विकिरणों का एक छोटा सा भाग ही, इन अवरक्त विकिरणों का एक छोटा सा भाग ही अंतरिक्ष में जा पाता है, एक छोटा सा भाग ही अंतरिक्ष में जा पाता है। बाकी की जो ये अवरक्त विकिरणें हैं इंफ्रारेड, ये अवशोषित कर ली जाती है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा। किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैसों के रूप में काम करती है। तो ऐसे मान लो बच्चों, ये निम्नतर वायुमंडल में ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, रिलीज हुई है इंफ्रारेड, तो थोड़ा बहुत भाग तो अंतरिक्ष में जा पाया और बाकी का जो भाग है ये इन ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित। ये दिख रहा है यहां पर, ये स्मॉल सा एरो लगा हुआ है। तो ऐसे मान लो बच्चों, ये इंफ्रारेड जो विकिरण थी, ठीक है, उनको ग्रहण कर लिया गया, किनके द्वारा, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा। अब ग्रीन हाउस गैसों के जो अणु होते हैं वो ऐसे मान लो गर्म हो गए, ऊर्जा युक्त हो गए, ऊष्मा युक्त हो गए, वो अब अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये जो इंफ्रारेड विकिरण के जो कण मान लो या इनकी ऊर्जा मान लो, इनको वापस पहुंचाया जाता है किस पर, पृथ्वी की सतह पर। तो गैस के जो कण हैं वो गैस के कण ऊर्जा को त्यागते हैं और वो ऊर्जा वापस लौटाई जाती है किधर की तरफ, ये पृथ्वी की सतह की तरफ। तो इंफ्रारेड का उत्सर्जन हुआ,
कुछ भाग अंतरिक्ष में जा पाया, बाकी का भाग पुनः पृथ्वी की सतह की ओर लौटाया गया। तो ये चक्र बच्चों लगातार चलता रहेगा। इंफ्रारेड तरंगों का, विकिरणों का अवशोषण करना ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा और गैस के कणों के द्वारा उसकी ऊर्जा को, ऊष्मा को पुनः लौटाना पृथ्वी की सतह पर। तो ये जो काम है, ये काम बच्चों लगातार चलता रहता है। ये चक्र बार बार चलता रहता है। कब तक? जब तक वो कण ऊर्जा विहीन नहीं हो जाते। तो इस चक्र के बार बार चलते रहने की वजह से जो पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह के अलावा जो निम्नतर वायुमंडल है, वो पृथ्वी की सतह और निम्नतर वायुमंडल बच्चों क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वो पृथ्वी की सतह और निम्नतर वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो अपनी पृथ्वी लगातार क्या हो रही है? गर्म हो रही है। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों चीजें बच्चों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये ग्रीन हाउस गैसें जो है वो पृथ्वी के निम्नतर वायुमंडल में होती है, या बेसिकली अपन ऐसा कह सकते हैं कि साहब शोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, थोड़ा बहुत समताप मंडल, इनके अंदर बच्चों ये ग्रीन हाउस गैसें होती है। जो एक ये जो कांच का पैनल अभी समझाया था, कांच का पैनल वो आने तो दे रहा है सौर विकिरणों को, लेकिन वापस नहीं जाने दे रहा। वो तो उसकी वजह से वो पौध घर जो होता है वो गर्म हो जाता है। वैसा का वैसा ही काम बच्चों किसके लिए हो रहा है? पृथ्वी के लिए हो रहा है कि सौर विकिरणें आ तो रही है, लेकिन जो अवरक्त विकिरणें हैं, जो इंफ्रारेड फ्रैक्शन है, वो वापस लौट नहीं पा रहा। उसका छोटा सा हिस्सा ही अंतरिक्ष में जा पाता है और बाकी का यहीं पृथ्वी के धरातल और ये ग्रीन हाउस गैसों से बना हुआ आवरण, इनके बीच में ही वो टकराता रहता है और ऊर्जा का क्या करता रहता है? उत्सर्जन करता रहता है, जिससे हमारी धरती, उसका निम्नतर वायुमंडल, वो सब चीजें बच्चों क्या हो रही है? गर्म हो रही है। इसी को अपन कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अपनी धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि पिछली शताब्दी में अपनी पृथ्वी का तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो ये बच्चों जो बढ़ता हुआ तापमान है ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प इसके रूप में काम करते। तो एक वृत्त चित्र, एक पाई डायग्राम अपनी बुक में दिया हुआ है जो कि प्रतिशत मात्रा को बता रहा है कि उस निम्नतर वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी है। तो बच्चों को जो वृत्त चित्र है वो वृत्त चित्र मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी है वो है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना प्रतिशत है? 60। ठीक है, मैथेन, इसकी प्रतिशत मात्रा है लगभग 20। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 14% और नाइट्रस ऑक्साइड ये 6%। ठीक है, तो ये बच्चों प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या क्या? कार्बन डाई
ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, इनके साथ साथ बच्चों जल वाष्प भी इसमें भूमिका निभाती है। क्लियर? मात्रा अगर आपसे पूछ ली जाए, CO2 सर्वाधिक मात्रा, मीथेन उससे कम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे कम और नाइट्रस ऑक्साइड सबसे कम। 60%, 20%, 14% और 6%। ठीक है, तो बच्चों आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन सी नहीं है, ये वृत्त चित्र दे दिया जाए, ABCD करके मार्क कर दिया जाए, प्रतिशत मात्रा निकालो हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज आपसे कराया जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये वो सभी गैसें हैं जो अवरक्त विकिरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, और इनके जो कण होते हैं वो कण बच्चों ग्रहण कर लेते हैं अवरक्त विकिरणों की हीट को या ऊष्मा को, और बार बार पृथ्वी के धरातल पर, सतह पर उत्सर्जित करते रहते हैं। फिर पृथ्वी की धरातल से टकरा कर लौटेंगे, फिर इनको नहीं जाने देंगे, फिर वापस उत्सर्जित कर देंगे। तो ये चक्र बारंबार चलता रहता है, जिसकी वजह से बच्चों अपनी पृथ्वी का धरातल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उन प्रभावों पर बच्चों अब अपने को ध्यान देना है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव व ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव व ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट। नंबर 1, तापमान वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन हो रहे हैं। तापमान वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन हो रहे हैं, और ये पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होने से, जिससे विचित्र जलवायवीय परिवर्तन, जिससे विचित्र जलवायवीय परिवर्तन लाइक एल नीनो प्रभाव, जिससे विचित्र जलवायवीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इस ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का पहला प्रभाव तो आप क्या बता सकते हो कि साहब जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उस तापमान में बढ़ोतरी से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन आ रहे हैं। उन परिवर्तनों की वजह से विचित्र जलवायवीय परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि एल नीनो प्रभाव। ठीक है, दूसरा इफेक्ट अगर अपन देखें, ध्रुवीय हिम चोटियों, ध्रुवीय हिम चोटियों तथा हिमालय की बर्फ पिघल रही है। ध्रुवीय हिम चोटियों तथा हिमालय की बर्फ पिघल रही है। और नंबर 3, समुद्र का जल स्तर, जो वाटर लेवल है, वो समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। और समुद्र का, जब ये हिम चोटियों की बर्फ पिघल रही है, हिमालय की बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघल कर पानी वो कहां पर आएगा, समुद्रों में, जिसकी वजह से समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। और इस जल स्तर के बढ़ने की वजह से समुद्र तटीय क्षेत्रों के
जलमग्न होने की संभावना बनी हुई है। समुद्र तटों के किनारों के जो क्षेत्र है वो जब समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से वो जलमग्न हो जाएंगे। तो ये बच्चों इस ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के हानिकारक प्रभाव हो जाएंगे। अब हम इसका नियंत्रण कैसे करें? तो अगला बिंदु क्या है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग का नियंत्रण। ग्लोबल वार्मिंग का नियंत्रण, ये ग्लोबल वार्मिंग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए? तो नंबर 1, जीवाश्मीय ईंधन, जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग को कम करना। जीवाश्मीय ईंधनों का, फॉसिल फ्यूल का उपयोग क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। नंबर 2, ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना। एनर्जी एफिशिएंसी है, उसमें क्या करना पड़ेगा? सुधार लाना पड़ेगा। नंबर 3, वनोन्मूलन को कम करना व वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वनों के उन्मूलन को कम करना पड़ेगा, व वृक्षारोपण को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ नंबर 4, मानव जनसंख्या पर क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। और इसके साथ ही बच्चों कुछ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये सब चीजें हो जाएगी बच्चों, क्या कि इफेक्ट क्या क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और साथ में ग्लोबल वार्मिंग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। तो बच्चों अपनी बुक में जो ये महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ था, ग्रीन हाउस इफेक्ट व ग्लोबल वार्मिंग, वो कंप्लीट होता है। अब अपने को अध्ययन करना है दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु, ओजोन अपक्षय। समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय, ये बिंदु बच्चों अब अपने को स्टडी करना है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूं आपको इस बिंदु का, ओजोन अवक्षय का। देखो बच्चों, समताप मंडल में ओजोन अपक्षय या अवक्षय, समताप मंडल में ओजोन अपक्षय कह दो या अवक्षय कह दो, एक ही बात है। तो देखो बच्चों, अगर अपन बात करें कि साहब जैसे ये अपन पृथ्वी के धरातल की बात कर लें, ये मान लो जैसे पृथ्वी है, ठीक है, धरातल से लेकर 0 किलोमीटर से लेकर और 10 किलोमीटर हाइट तक वायुमंडल में, ये तो क्या है बच्चों, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, ठीक है, और 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक ये है बच्चों समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल,
इन दोनों में ही बच्चों क्या उपस्थित होती है? ओजोन उपस्थित होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है ये बुरी ओजोन, खराब ओजोन मानी जाती है, और समताप मंडल के अंदर जो ओजोन पाई जाती है ये गुड ओजोन, अच्छी ओजोन मानी जाती है। अब अपन जानते हैं बच्चों, जो ये ओजोन की परत है, भाई ओजोन की परत क्षोभ मंडल में भी है और समताप मंडल में भी है। लगभग 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक जो ओजोन की मात्रा है, इसको बच्चों अपन जानते हैं ओजोन परत के रूप में। किस रूप में जानते हैं? ओजोन परत के रूप में जानते हैं। और ये जो ओजोन परत है ये बच्चों सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। अपन जानते हैं जो यूवी रेज होती है वो यूवी रेज उच्च ऊर्जा वाली होती है, और इनकी उच्च ऊर्जा की वजह से जो यूवी रेज है उसको डीएनए और प्रोटीन के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। यूवी रेज को डीएनए व प्रोटीन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्लियर? तो उच्च ऊर्जा के कारण डीएनए और प्रोटीन के जो रासायनिक बंध होते हैं वो रासायनिक बंध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों डीएनए और प्रोटीन बेकार हो जाती है, डिस्टर्ब होते हैं और जीवों को काफी नुकसान होता है। क्लियर? तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें हैं, उन पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करना, ये काम बच्चों किसका होता है? ओजोन परत का होता है। अब अपन ध्यान देंगे कि ये जो बुरी या खराब ओजोन की बात हो रही है ये निम्नतर वायुमंडल में बनती है। ये क्षोभ मंडल 0 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक की बात हो रही है, निम्नतर वायुमंडल क्षोभ मंडल में बनती है, और ये पादपों तथा प्राणियों को नुकसान पहुंचाती है। ये पादपों तथा प्राणियों को क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है। अब बच्चों पूरी जो ओजोन है उस पूरी ओजोन का लगभग 10% भाग, इस पूरी ओजोन का लगभग 10% भाग ही इस निम्नतर वायुमंडल में या क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है, टोटल ओजोन का लगभग 90% भाग वो अच्छी ओजोन है, जो कि कहां पर पाई जाती है? इस समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, और हानिकारक यूवी रेज से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। अब बच्चों होता क्या है तो ध्यान देंगे, ऑक्सीजन व पराबैंगनी विकिरणों, ऑक्सीजन व पराबैंगनी विकिरणों, इनकी वजह से बच्चों ओजोन का क्या होता है? निर्माण होता है। कहां पर? इस समताप मंडल में। लेकिन हमारे द्वारा निर्मित किए जाने वाले, उत्सर्जित किए जाने वाले ओडीएस, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ, भाई ऐसे मान लो अपने क्रियाकलापों से अपने द्वारा उत्सर्जित हो रहे हैं, और ये क्षोभ मंडल से कहां पहुंचते रहते हैं? ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ। आगे बताऊंगा बच्चा, ओजोनकारी अवक्षयकारी पदार्थ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ हैं। तो ये ऐसे मान लो पृथ्वी से रिलीज हुए, क्षोभ मंडल में पहुंच गए, और क्षोभ मंडल से धीरे धीरे ये मूव करते रहते हैं। किसमें? समताप मंडल में। तो ये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ जो होते हैं, ये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ ओजोन का क्या कर देते हैं? विघटन कर देते हैं। ऑक्सीजन और परमाणवीय
ऑक्सीजन के अंदर ओजोन का विघटन कर देते। तो कुल मिलाकर बच्चों अपन ये कह सकते हैं कि इस समताप मंडल के अंदर ओजोन बनती भी रहती है और इस समताप मंडल के अंदर ओजोन टूटती भी रहती है। तो मुद्दा क्या है? ओजोन के निर्माण तथा ओजोन के विघटन, ठीक है, इनमें क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए कि साहब बनती भी रहे और टूटती भी रहे, संतुलन रहना चाहिए। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों की वजह से इन ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के ज्यादा मुक्त होने की वजह से बच्चों निर्माण की तुलना में जो ओजोन का विघटन है, अवक्षय है, वो ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है। और उस ज्यादा मात्रा में होने की वजह से यूवी रेज से हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय। क्लियर? अब ओडीएस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से ओडीएस समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया। ओजोन तो दोनों में ही पाई जा रही है, लेकिन सौर मंडल में टोटल का लगभग 10% भाग है, समताप मंडल में लगभग 90% भाग है। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक ओजोन की मात्रा अधिक है, ये ऐसे मान लो घनत्व ज्यादा है, उसको अपन ओजोन परत कहते हैं। और ओडीएस की वजह से वो ओजोन की जो परत है वो पतली हो रही है, उसकी मात्रा क्या हो रही है, सांद्रता क्या है, कम हो रही है, इसी को बोलते हैं बच्चों ओजोन का अवक्षय। तो बाकी और ओजोन के अवक्षय, ओजोन छिद्र, इससे संबंधित विस्तार पूर्वक अध्ययन बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।